नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस पर। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सिल्वर वेडिंग। क्या होता है सिल्वर वेडिंग का मतलब, आइए जानते हैं। सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है भाई किसी की मैरिज के 25 साल पूरे हो जाना, जिसको आजकल हम कहते हैं सिल्वर जुबली ऑफ मैरिज। किसने लिखा है? मनोहर श्याम जोशी जी ने। इसका मैं एक एक शब्द आपको बताऊंगा बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान भाषा में। समझाने से पहले ही क्लियर कर दूं यार, ये कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है। हम कोई टाइम पास नहीं करने वाले, तो यार 15 सेकंड और 30 सेकंड की उम्मीद मत रखना। मैं आपको एक एक शब्द बताऊंगा, बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो उसको पूरा देखना। देखो, एंटरटेनमेंट अलग चीज़ है। 15 सेकंड में 30 सेकंड में कोई आपके सामने आके नाच सकता है, अपने अलग अलग तरह के आपको बाल दिखा सकता है, जोक मार सकता है, वो ठीक है। पर पढ़ाई के लिए 30 और 15 सेकंड की उम्मीद मत रखा करो। लेक्चर आधे घंटे का हो, 20 मिनट का हो, पूरा देखा करो। बनाने में मेहनत उससे बहुत ज़्यादा गुना लगती है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं एक एक वर्ड की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे लेखक की। हर बार की तरह राइटर कौन है आखिर भाई? आखिर देखो, राइटर कोई और नहीं है, मनोहर श्याम जोशी जी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आप कह सकते हो, जो फाउंडेशन स्टोन है ना हमारे इंडिया के एंटरटेनमेंट की, उनमें से एक है। 1933 में जन्म हुआ, 2006 में इनकी डेथ हुई। हिंदी साहित्य के सबसे अच्छे गद्यकार में ये गिने जा सकते हैं। गद्य मतलब जिसने स्टोरीज लिखी हो, जिसने पैराग्राफ लिखा हो, बेसिकली प्रोज लिखा हो, उपन्यास यानी नॉवल लिखी हो, व्यंग करा हो, व्यंग यानी कटाक्ष करना, ताने मारना आप कह सकते हो, शुगर स्टैप्स। दूरदर्शन पे कुछ सीरियल्स चलते थे जो बेसिकली जनवादी थे। जनवादी मतलब जो हमारे बिलीफ हैं उन पर बेस्ड, जो नॉर्मल हमारे बिलीव होते हैं, हमारी जो धारणाएं हैं, जो हमें सोशल अवेयरनेस करनी है, जागरूक करना है लोगों को, उस पर बेस्ड काफ़ी सारे सीरियल्स, उसके ये राइटर वगैरह रह चुके हैं। काफ़ी इन्होंने काम किया है। जनवादी विचारक रह चुके हैं। फिल्म पटकथा मतलब जो मूवीज़ का प्लॉट लिखते हैं कि बैकग्राउंड क्या होगा मूवी का, एक बहुत अच्छे संपादक यानी एडिटर रह चुके हैं। कुशल प्रवक्ता, आय हाय, बोलना भी इनका बहुत अच्छा था। और इसके अलावा एक लेखक तो है ही। दूरदर्शन पे फेमस एक सीरियल आया था बुनियाद, जो स्टार्टिंग थी ना दूरदर्शन की जब, तो बहुत सारे सीरियल अच्छे अच्छे आए थे, अभी भी अच्छे आते हैं। एक बहुत फेमस है ये नेताजी कहिन, ये व्यंग्य एक तरह से आप कह सकते हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये तो मुहावरा बन चुका है इस सीरियल की वजह से। हम लोग, ये भी बहुत फेमस गया था। ये घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे उस समय। आज भी दूरदर्शन पे कुछ सीरियल्स आपको मिल जाएंगे। रंग कर्म के अच्छे थे। रंग कर्म बेसिकली वही मूवीज वगैरह। और इन्होंने ना धारावाहिक और फिल्म लेखन यानी कैसे मूवीज लिखी जाए, कैसे सीरियल्स लिखे जाए, इस पर बेस्ड इन्होंने पटकथा लेखन, ये एक बुक लिखी हुई है कि भाई आप कैसे सोच सकते हो, मींस अ बुक फॉर राइटर्स, ये इन्होंने लिखी हुई है। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान, इन अखबार और मैगजीन के ये एडिटर भी रह चुके हैं। अच्छा, आज जब इस वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये इंटरव्यू भी देख लिया संजय मिश्रा जी का। इनको आपने देखा है? कॉमेडियन है, फेमस, ऑल द बेस्ट और दे दनादन, काफ़ी सारी मूवीज़ में आए हैं। इनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे ये मनोहर श्याम जोशी। इनके इंटरव्यू में मैंने सुना कि ये मनोहर श्याम जोशी ही थे जिन्होंने, थोड़े बहुत पंडित टाइप भी थे, इन्होंने ही कहा था यार इस लड़के को तुम कहाँ पढ़ाई लिखाई में भेज रहे हो, एक्टर बनाओ। और राइटर बनने के लिए भी भेजा गया था इनको, ये संजय मिश्रा जी को, कि आप जाओ मनोहर श्याम जोशी से सीखो। तो इनके अंडर में काफ़ी बैठे हैं, काफ़ी संगत रही है इनकी। जन्म मैंने आपको बताया, लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने साइंस में अपनी डिग्री की थी। फिर ये एडिटर बने हमारे जनाब। 1984 में जब दूरदर्शन आया, सबसे पहला सीरियल आया दूरदर्शन पे, हम लोग, उसका जो पटकथा लेखन है, उसका जो बैकग्राउंड है, प्लॉट है, वो इन्होंने लिखा। 2005 में शायद इनकी लाइफ का आखिरी एक उपन्यास आया, क्या आप, उस उपन्यास की वजह से, सॉरी ये पहले आ चुका था क्या आप, पर उसकी वजह से 2005 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फेमस इन्होंने क्या क्या लिखा है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुरुस्वाहा, कसप, क्याप, ये इनका नॉवल है। हरक्यूलिस की हैरानी, हरक्यूलिस ये एक आप कह सकते हो ग्रीक हीरो है, ग्रीक हीरो है, ठीक है जी। हमजाद, ये इन्होंने लिखा हुआ है।
या कन्वर्ट किया हुआ है। कहानी संग्रह इनका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किस्सागो, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहिन, इस देश का यारों क्या कहना, ये कहानी संग्रह है। व्यंग संग्रह ये है बातों बातों में 21वीं सदी, ठीक है जी। ये लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिम जर्मनी की एक उड़ती नज़र, ये इनकी एक क्रिएशन है। संस्मरण, जिसमें आप अपने ही ज़िंदगी के कुछ घटनाओं को लिखते हो थोड़ा बहुत एडिट करके, हम लोग भी उनका ही उसी में से एक है। बुनियाद है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी उसी का एक हिस्सा है। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं द समरी ऑफ चैप्टर, इसकी रूपरेखा, मतलब बेसिकली है क्या इस चैप्टर में, जिसके बाद फिर हम चैप्टर को पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड। मैंने कहा वीडियो बड़ी बनेगी, पर यकीन मानिए इस बड़ी वीडियो के पीछे बहुत मेहनत है, पूरा देखा करो, वरना फिर आपको बाकी चैनल्स की तरह यहाँ पर समरी मिलना शुरू हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की रूपरेखा की। मनोहर श्याम जोशी की लंबी कहानी, ये लंबी कहानी है। इसमें क्या स्पष्ट किया गया है? इसमें बताया है कैसे आधुनिकता की ओर बढ़ता हुआ हमारा जो समाज है, वहाँ पे जैसे हम देखते हैं नई नई उपलब्धियाँ हैं, नई नई चीज़ों को हम पाते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हम और पाते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंसान को इंसान बनाए रखने के लिए जो मूल्य हैं, जो हमारे बेसिक सिद्धांत जो हैं, हमारी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो घिसते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। इस कहानी में एक बहुत ही संस्कारी व्यक्ति है यशोधर बाबू हमारे, जो इस बदलती हुई ज़िंदगी में, बदलते हुए जो आपके आसपास की जनरेशन है, विचारधारा है, उससे सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे, उससे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे। उनको हर चीज़ समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, यानी अजीब सी लगती है। ये जो हुआ होगा का भाव, ठीक है यार, जो हुआ होगा, कोई रीज़न नहीं जानना, जो होगा देखेंगे। समहाउ इम्प्रॉपर तो लगती है चीज़ें, पर कुछ कर नहीं पाते। तो ये जो भीतर का इनके द्वंद्व है, एक अंदर का मॉडर्न आदमी और एक पुराना आदमी, पुराने रीति रिवाज, पुराने विचारों से जुड़ा हुआ आदमी, एक द्वंद्व चलता है। मॉडर्न बनने और पुराने रहने के बीच में हमारे कहीं यशोधर बाबू आपको मिलते हैं। अब देखो इनके बारे में, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लेट्स बिगिन। शुरुआत कहाँ से होती है? एक दिन है, ऑफिस है भाई साहब, जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सेशन ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट के ऑफिसर वाई डी पंत। कौन है वाई डी पंत? यशोधर पंत, या य का वाई, धर का डी, पंत सरनेम है। ये अपना काम कर रहे थे, ये रहा उनका ऑफिस का सीन। तो जो लास्ट वाली फाइल है, इन्होंने जब इसको पैक किया, रिबन विबन बांध दी, तो इन्होंने देखा घड़ी को। दफ्तर की जो घड़ी है उसमें टाइम था 5:25। हाथ में जो घड़ी है उसमें थे 5:30, यानी 5:30। इनको अपने हाथ की घड़ी पे भरोसा ज़्यादा है, क्योंकि ये रेडियो पे जो भी न्यूज़ चलती है उससे मैच करते थे कि 5 बजे न्यूज़ चलेगी, मेरी घड़ी बराबर है कि नहीं। इसलिए उन्होंने कहा यार ये दफ्तर की घड़ी रीली है, मेरा काम तो हो गया। इन्होंने ट्रे में फाइल रखी और भाई साहब ये सोचते हैं, इन्हें ये देखते हैं अपने जूनियर्स को, जो इनके मातहत हैं, मतलब इनके जो जूनियर्स हैं, वो जूनियर्स भी वेट कर रहे थे 5 बजे और निकले। होता है नहीं है सरकारी दफ्तरों में, 5 बजे और भागे, पर वो बेचारे बैठे हुए थे ये जनाब की वजह से, क्योंकि इन्होंने काम पकड़ा रखा है उनको। अब इनकी एक परंपरा है, इनके जो सीनियर थे किशनदा, कृष्णानंद पांडे, इनको पूरे चैप्टर में मैं किशनदा बोलूँगा, समझ गए ना? पूरे चैप्टर में, यानी बहुत नाम आएगा भाई साहब इनका, समझ में नहीं आएगा चैप्टर का नाम किशनदा होना है कि सिल्वर वेडिंग होना है। तो भाई साहब किशनदा की परंपरा थी कि जब घर जाएं तो थोड़ा सा मजाक मस्ती किए जाएं। तो भाई साहब ये भी उसको फॉलो करते हैं और ये भी मजाक करते हुए निकले। तो इन्होंने अपने मातहतों यानी अपने जूनियर्स को कह दिया, क्या कहा? तुम लोग को देख देख के ये जो घड़ी है ना सेक्शन की यानी डिपार्टमेंट की, वो भी सुस्त पड़ गई है। ये भाई साहब ने जोक मारा। होता है, सीनियर जोक मार सकते हैं, कोई बात नहीं। अब लेकिन हर कोई तो अच्छा नहीं होता भाई, ज़माना बदल गया ना, अब सब लोग हो गए मुंह फट। पहले की तरह तो है नहीं कि सुन के रह जाएंगे, देखा नहीं है आपने अपने आसपास लोग। तो हुआ क्या, भाई साहब एक असिस्टेंट ग्रेड का, मतलब एक जूनियर था, नया छोकरा, चड्डा नाम का एक नया लड़का आया था। उसके जो कपड़े थे थोड़े मॉडर्न थे, खर्चा बहुत करता था। ये ऐसी पैंट पहनता था ऊंची मोहर वाली, चौड़ी मोहर वाली, और ऐसे जूते पहनता था मस्त, जिसका ये अच्छा खासा मोटा सा ऐसे सोल हो इस तरफ से, ऐसे ये कपड़े पहनता था। पंत जी को उसके कपड़े भी इम्प्रॉपर लगते थे। वो थोड़ा सा बदतमीजी करता है, वो बोलता है एज यूजुअल हमेशा की तरह बदतमीजी करते हुए बोलता है, अरे बड़े बाऊ आपकी चूनेदानी कैसी है?
मतलब ये भाई साहब की घड़ी को वो चूनेदानी से कंपेयर कर रहा है। चूनेदानी ये होती है जिसमें लोग अपना चूना रखते, चूना रख के घूमते थे, चूना तंबाकू सुना होगा आपने, वो टाइम देती है ना। ये चड्डा की जो बदतमीजी है, हमारे पंत जी ने उसको इग्नोर मारा और उसको कह दिया हाँ भाई मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है मेरी घड़ी। फिर क्या हुआ, चड्डा ने थोड़ा सा और बदतमीजी करके हाथ पकड़ लिया इस तरीके से, और भाई साहब ने हाथ पकड़ के यशोधर बाबू से बोला, मतलब पकड़ लिया बेसिकली। यशोधर बाबू ने कोई गुस्सा वुस्सा नहीं दिखाया, बस वो याद कर रहे थे यार एक वो ज़माना था, किशनदा जब मजाक करते थे तो हम भाई नहीं साहब कहते थे, इतना ज़्यादा सम्मान करते थे किशनदा का। और आज ये ज़माना है, मेरे जूनियर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो जूनियर ने क्या कहा, अरे साहब क्या ये किशनदा बाबा आदम के ज़माने की घड़ी पहने हुए हो। किशनदा नहीं इनको कहा, पंत जी बाबा आदम के ज़माने की घड़ी पहने हो, डिजिटल ले लो एक। अब डिजिटल आज वाली मत समझना, आई वॉच आज वाली नहीं है, डिजिटल वॉच ऐसी, इसको डिजिटल वॉच बोलते थे उस ज़माने में, ठीक है एक तरह से इसको, या फिर वो जो नंबर वाली है डिजिटल वॉच। यार डिजिटल वॉच ले लो, आजकल सस्ती मिलती है, जापानी वॉच ले लो एक घड़ी। अब पंत जी ने क्या बोला, अरे भाई शादी में मुझे घड़ी मिली थी, हम तो भाई पुराने ज़माने के, हमारी घड़ी पुराने ज़माने की, हम भले हैं भाई, राइट टाइम दिखाती है। तो इस तरीके से नहले पे दहला मार कर ये भाई साहब हमेशा आगे बढ़ जाते थे हमारे पंत जी। इनके बारे में और जानते हैं। पंत जी रैमजे स्कूल से आए हुए थे अल्मोड़ा में। यहाँ से यशोधर बाबू यानी पंत जी ने कभी मैट्रिक पास की। इसके आगे हुआ क्या, हाँ अब हुआ क्या, ये जैसे स्कूल से आए थे अल्मोड़ा में, इनकी हैबिट थी कि ऐसे हाथ आगे बढ़ाते थे, होता ना गिव मी अ हाई फाई, ऐसे गिव मी अ हाई फाई के चक्कर में उन्होंने हाथ आगे किया कि सामने वाला भी हाथ पे हाथ मारेगा। ये किशनदा भी करते थे, ठीक है। तो किशनदा कौन, जिनके पास यशोधर बाबू कभी आए थे मैट्रिक के बाद नौकरी लेने के लिए, तो ये परंपरा सी थी भाई हाई फाई मांगने वाली। किशनदा उस समय कुंवारे थे और पहाड़ी इलाके से आए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा यार दया आ गई उनको इस पे पंत जी पे, तो पंत जी को उन्होंने ऑफ़र किया था भाई मिल के आओ, मिल के खाओ, मिल के पकाओ। यशोधर बाबू नए नए दिल्ली में आए थे, सरकारी नौकरी थी नहीं, बॉय सर्विस भी नहीं मिली कि भाई छोटू होता है ना ऑफिस में चाय पानी वाला ऑफिस छोटू, उसके लायक भी इनको नौकरी नहीं मिली। तो उस समय किशनदा ने हेल्प की थी, रसोईया बना दिया था कि तुम खाना बनाओगे। पैसे उधार दिए थे पूरे 50 रुपए, उस ज़माने में 50 रुपए बहुत बड़ी बात थी। अभी तो 50 रुपए में यार क्या बोलो रिचार्ज भी नहीं होता, 51 का होता है वो भी कम से कम पर ये कहते हैं 50 रुपए उस ज़माने में दिए थे। 50 रुपए में भाई साहब ने कपड़े बनवा लिए थे, पंत जी ने गांव पैसे भिजवा दिए थे, और किशनदा ने इस तरीके से ऑफिस में भी नौकरी लगवाई बाद में सरकारी, और उसके बाद ऑफिस के जीवन में भी मार्गदर्शन दिया। कुल मिला के जो किशनदा है ही वॉज द गॉड फादर फॉर पंत जी। अब चड्डा ये सब कुछ वो सोच रहे हैं, समझना, हाई फाई के हिसाब से हाथ आगे बढ़ा के ये भाई साहब ये सोच रहे हैं, ये सब उनको याद आ रहा है अपने किशनदा के बारे में, किशनदा मैं ये सब कुछ उनको याद आ रहा है। इस बीच ये जो ख्याल हैं अपने, इन ख्यालों में जो खोए हुए हैं भाई साहब हमारे पंत जी, उनको ख्यालों से वापस लाता है चड्डा और जोर से बोलता है, चड्डा जी ओ बड़े बाबू कहाँ खो गए। मैनन पूछ रहा है आपकी शादी कब हुई थी, आपने कहा शादी में घड़ी मिली थी, कब हुई थी आपकी शादी। अब यशोधर बाबू अचानक से बाहर आए, अरे 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 अपने ख्यालों से वापस आए, मैनन की तरफ चेहरा किया, मुखातिब हुआ और बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड इन 6 फरवरी 1947। तो भाई साहब ने बता दिया कि मेरी शादी हुई थी 6 फैब 1947, ये वही आज़ादी से पहले मतलब हमारी, इस तरीके से पुराने ज़माने में हुई होगी भाई साहब की शादी। अब मैनन ने भाई साहब कैलकुलेशन की, उसने हिसाब लगा के बोल दिया, अरे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज ही तो 6 फरवरी है और आज आपको 25 साल हो गए, जिस दिन ये की बात हो रही है उस दिन 25 साल पूरे हुए। तो यशोधर जी बोले, अरे अरे इसमें क्या है यार, हम कहाँ ये सब मनाते हैं। किशनदा का ही अंदाज था ये शर्माना झेपना, तो इस तरीके से वो शर्माए। चड्डा ने तुरंत घंटी बजाई, ऑफिस की जो होती है टन 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 घंटी बजाई, और चपरासी को बुला लिया, जो भी होता है चपरासी अपना प्यून, प्यून को बोला, अरे सुन भाई भगवान दास, प्यून का नाम था भगवान दास, बड़े भाऊ से एक बड़ा नोट ले, यानी कुछ पैसा ले अच्छा खासा, और सारे डिपार्टमेंट यानी सेक्शन के लिए भाई चाय पानी का इंतज़ाम करो, चाय पानी मंगाओ भाई, चड्डा पंजाबी है तो चाय को चाय बोलता है, ओ भाई चाय पानी का इंतज़ाम करो।
यशोधर जी बोले अरे अरे वेडिंग एनिवर्सरी ये गोरे लोग मनाते हैं, हमारे यहाँ ये सब कहाँ चलता है। ठीक है। अब चड्डा बोला अरे भाई साहब मॉकटेल थोड़ा ना मांग रहे हैं, मिक्सचर मतलब मॉकटेल की भाई अलग अलग तरह की मिलाई जाए जब। अरे भाई चाय मट्ठी लड्डू यही तो मंगा रहे हैं साहब, इसमें कौन सी आपके बड़ा दौलत जा रही है, माया निकली जा रही है। यशोधर बाबू ने 10 रुपए का नोट निकाला और कहा ठीक है आप लोग चाय पी लीजिए, आई डो नॉट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ तो कस्टम है नहीं। अब आप इंसिस्ट करना दैट कि समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, ठीक है, उस पर मैं आपसे इंसिस्ट कर नहीं सकता कुछ भी। चड्डा ने 10 का नोट तो ले लिया और फिर से हाथ फैला दिया। क्यों समझना, क्योंकि उसको पता है, पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि भाई साहब ये ऐसा जो हमारे जो यशोधर जी हैं वो कम पैसे लेके नहीं घूमते, तो उसने हाथ फैला दिया। ठीक है, रुपए 30 हो तो कुछ हो जाए, उसने सीधा बोल दिया 30 रुपये तो हो ही जाए। पहले नहीं बोला, क्या पता भाई साहब हमारे 10 रुपये भी अंदर रख दें। पहले 10 का नोट लिया, फिर बोला 30 रुपये होंगे तो चुग्गा भर आ जाए। चुग्गा भर मतलब इतना तो आ ही जाएगा कि पंछी खा ले। पूरा सेक्शन को पता है कि भाई साहब की जेब में 150 रुपये तो होंगे कम से कम, हमारे जो पंत जी हैं यशोधर बाबू। हालांकि उनका खर्चा नगण्य है, कुछ खर्चा नहीं करते, बस का टिकट भी नहीं। पहले गोल मार्केट से ये भाई साहब साइकिल से आते थे, अब पैदल आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनके बच्चे हो गए हैं बड़े और उनको पसंद नहीं है कि हमारे पिताजी साइकिल पे जाएं, होता है थोड़ी शर्म आती है। उन्होंने कहा साइकिल तो यार प्यून भी चला लेता है, आप स्कूटर ले लो। और ये जो पंत जी हैं इनको स्कूटर लेना बेहुदा लगता है इनको काम, और कार तो भाई साहब खर्च नहीं कर सकते, खर्चा उठा ही नहीं सकते तो सोचना ही क्या, तो भाई साहब पैदल आया जाया करते हैं। चड्डा ने इतना कहा तो भाई साहब ने 10-10 के 2 नोट और निकाल दिए और इस तरीके से दे दिए। लेकिन और पूरे सेक्शन ने कहा कि भाई रुक जाओ, आपकी सिल्वर वेडिंग है, उसकी पार्टी आप ही दे रहे हो तो आप रुक जाओ। पर ये भाई साहब नहीं रुके। क्यों? फिर किशन दा, क्योंकि किशन दा मजाक तो उड़ाते थे, मतलब मजाक तो करते थे, लेकिन कभी भी जूनियर्स के साथ बैठ के ऐसे चाय पानी पीना और गप्पे शप्पे मारना ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो भाई साहब किशन दा इनके गॉडफादर, असर तो आएगा, तो गॉसिप करना, फालतू की बकलोली करना, वो भी अपने जूनियर्स के साथ बिल्कुल इनको पसंद नहीं था। अब क्या होता है, यशोधर बाबू जो है हमारे, वो जब भी ऑफिस से लौटते हैं तो भाई साहब वो बिरला मंदिर जाते थे। बिरला मंदिर के बाद वो उस बिरला मंदिर के गार्डन में बैठ के आए हाय प्रवचन सुनते थे। सुना है आपने मंदिर में प्रवचन? कुछ ऐसा ही इनका हाल था। और फिर मेडिटेशन करने की कोशिश करते थे, ओम शांति, वैसा कुछ। ये बात इनके जो घरवाले हैं, घरवाले के नाम पे पत्नी और बच्चे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं अबे इतने बुढ़े थोड़ा हुए हो यार पापा आप, कि रोज़ रोज़ मंदिर जाओ, व्रत करें, भजन करें, ये सब देखो उम्र के हिसाब से होता है, आपकी उतनी उम्र नहीं हुई है, जवान बच्चे हैं आपके अभी। इसके बाद क्या होता था, ये यशोधर बाबू इग्नोर मारते थे। क्यों? क्योंकि ये भाई सिद्धांत के धनी की निशानी है कि हम जो सोचते हैं वही हम करें, वो भी किशनदा के अनुसार। ठीक है, बिरला मंदिर के बाद जाते थे पहाड़गंज। ये सब मैं दिल्ली की कहानी बता रहा हूँ, और ये जो मैंने आपको संजय मिश्रा का नाम बताया, इनके इंटरव्यू में मैंने सारे नाम सुने। पहाड़गंज, एक आपको एक और बताऊंगा मैं, गोल वाला। ठीक है, तो पहाड़गंज में सब्जी मंडी थी, तो ये भाई साहब हमारे पहाड़गंज जाते थे घर के लिए सब्जी खरीदने। इसके बाद अगर कोई मीटिंग है, किसी दोस्त से मिलना है, यार दोस्त रिश्तेदार से मिलना है, तो वो काम निपटाने के बाद भाई साहब 5 बजे जब ऑफिस छूटता है, तो मैंने आपको बताया ना 5 बजे ऑफिस छूटता है, भाई साहब ने 5:30 वहाँ बजा दिए। उसके बाद 8 बजे घर पहुँचेंगे। मंदिर, गार्डन, साग सब्जी, मिलना, यारी दोस्ती, सब कुछ काम करके भाई साहब 8 बजे पहुँचेंगे। क्यों? आपको कहानी में समझ में आ जाएगा, आखिर तक सुनिएगा, एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जो कहीं आपको नहीं हो सकती। आज जब ये बिरला मंदिर जा रहे हैं तो भाई साहब की नज़र पड़ी कहाँ? एक अहाते पर। अहाते मतलब एक एरिया है जहाँ पर कभी किशनदा का एक क्वार्टर हुआ करता था, छोटा सा घर हुआ करता था 3 BHK का। आज वहाँ पर एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग बन गई थी। होता है सरकारी क्वार्टर्स को तोड़ के बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाती है। तो जब भी यहाँ से गुजरते हैं इसको बोलते हैं DIZ एरिया, यानी जहाँ एम्प्लॉय रहते हैं और क्वार्टर्स की जगह रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो क्वार्टर की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। गोल मार्केट मैंने आपको बताया ना, पूरे गोल मार्केट के क्षेत्र में यही हो रहा है, क्वार्टरों की जगह बड़ी बड़ी इमारत, क्योंकि बड़ी इमारत में ज़्यादा लोग रहते हैं और जिस हिसाब से देश की आबादी बढ़ रही है तो ये लाजमी है। ये
यशोधर बाबू को नहीं पता कि ये ठीक है कि नहीं है, पर वो खुश नहीं थे। ठीक है, मतलब उनको दुख था, यार गोल मार्केट, मेरी यादों का गोल मार्केट टूट रहा है। तो वो इसमें बहुत जुड़े रहते थे, वो छोड़ना नहीं चाहते। उनको बहुत ऑफर आए, मैं बताता हूँ कैसे। ये देखो, इनको बहुत आए, देखो कि इनको है ना एंड्रयूस, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड, इतनी सारी बस्तियां हैं। ठीक है, नई नई जो बस्तियां हैं, नई नई बस्तियां मतलब गरीबों वाली नहीं है, बड़ी बड़ी जो कॉलोनीज है उसमें D2 टाइप यानी अच्छे लेवल का इनको क्वार्टर मिलने की खबर आई। ये भाई साहब जा ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं मैं गोल मार्केट में रहूंगा, पुराने ज़माने के छोटे क्वार्टर्स में। ठीक है, अब न बाकी लोग इनको बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इनका है ना क्वार्टर टूटने का नंबर आया कि भाई सारे क्वार्टर टूट रहे हैं, आपका भी टूटेगा। इनने दूसरा मांग लिया, वही गरीबों वाला एक क्वार्टर छोटा सा। पत्नी ने पूछा, ये भी टूटेगा? भाई पूरा एरिया के क्वार्टर टूटने हैं बारी बारी, ये वाला भी टूटेगा। तो ये भाई साहब बोलते हैं ठीक है यार, तब की तब देखेंगे। ये भी किशन दा का स्टाइल था। अभी की क्या यार, जब जब होगा तब देखेंगे। ये भी किशन दा का स्टाइल। सच तो ये है कि यशोधर बाबू और उनकी पत्नी में हर छोटी बात पे मतभेद होता ही है। मैंने कहा था ना मंदिर से वो देर क्यों लगाते हैं घर आने में, ऑफिस से, वो यही कारण है। घर में जाओ तो कलेश होना है, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। इससे अच्छा जितना हो सके देर से घर जाओ। उस ज़माने में मोबाइल था नहीं, आज तो मोबाइल लैपटॉप है जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसको आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे। तब तो ना फ़ोन था ना कुछ था। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो क्या है, लेट जाओ, खाना खा के सो जाओ, कलेश ख़त्म, सुबह निकलना है ऑफिस। तो ये भाई साहब की बार बार झगड़ा होता था, इसीलिए ये चाहते ही नहीं थे कि मैं जल्दी घर पहुंचूं। देखो जब तक बच्चे छोटे थे ना तो उनकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते थे जल्दी जाके। अब सिचुएशन कुछ और है। बच्चों की कहानी सुनो। सबसे बड़ा लड़का, एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी में उसको नौकरी मिल गई। यशोधर बाबू को ये भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। समहाउ मतलब किसी भी तरह उसका असाधारण जो वेतन है वो इनको नहीं समझ में आता। असाधारण कैसे? भाई उसको 1500 रुपये मिलते हैं। 1500 रुपये, 1500 रुपये ये भाई साहब को रिटायरमेंट के टाइम पर अब मिल रहे हैं, और उसको भाई साहब स्टार्टिंग में मिल रहे हैं। इस बात से वो परेशान। वो कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है। उनका दूसरा लड़का है, दूसरा लड़का आईएएस का पेपर दे रहा है। उसका सिलेक्शन हो रहा था, कम मार्क्स थे पर हो रहा था, फिर भी उसने नहीं किया। उसने कहा नहीं मेरे को और चाहिए। काफ़ी नीचे आया था, उसने कहा नहीं मैं दोबारा करूँगा। तीसरा लड़का है वो अमेरिका में है। तीन तीन लड़के हो गए। एक हमारी लड़की है भाई साहब। लड़की जो है वो भी ऐसी है, जो भी लड़के उसको पसंद करने को आते हैं शादी के लिए, एक तो उनको इनकार करती है, प्लस कहती है मेरे को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूएस जाना है। तो वो कहती है मैं यूएस जाऊंगी, यूएस जाऊंगी। बहुत मॉडर्न है, आगे बताऊंगा आपको उसके बारे में। अब यशोधर बाबू को दिक्कत ये है कि देखो बच्चों की तरक्की से खुश हैं यार, आप देख रहे हो कि सब अच्छे अच्छे हैं। एक आईएएस कर रहा है, एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी में बाप जितना कमा रहा है अपने, एक अमेरिका में है, लड़की मेडिकल पढ़ रही है, डॉक्टर्स डे निकला है अभी रिसेंटली। दुनिया को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, पैसा अच्छा खासा छापते हैं डॉक्टर्स। पर समस्या ये है कि यार परायापन पैदा हो गया है, जनरेशन गैप बहुत बड़ा हो गया है, बात बात पे बच्चे लड़ाई करते हैं। तो इनको ये जो जनरेशन गैप है वो नहीं जचता। फिर जो बच्चे हैं वो गरीब रिश्तेदारों की है ना उपेक्षा करते हैं। देखो होता है, अगर आप अपने दम पे पैसा कमाते हो तो आपके अंदर एक घमंड आता है, और खासकर जब आप कम एज में पैसा कमाते हो और आप देखते हो आपके आसपास के लोग गरीब हैं, तो एक घृणा आ जाती है, क्योंकि गरीब अपनी वजह से गरीब होता है, ये आपको बात समझ में आती है। देखो गरीब अगर आप पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप एक लंबे टाइम तक गरीब रहे हो, गरीब मरते हो, तो वो पक्का आपकी गलती है, ये सच है। आपके अंदर पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी। तो ऐसी फीलिंग्स जब एक व्यक्ति में आती है, जवान आदमी में, तो वो उपेक्षा करता है, वो ना गरीबों का अपमान करने लगता है, गरीब रिश्तेदारों का। ऐसा ही ये बच्चे भी करते थे, और ये भाई साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी ये बात, हमारे पंत जी को। ठीक है, जनरेशन गैप में होता है ऐसा, ये सोच के वो खुद को दिलासा देते थे और इन बातों को इग्नोर मार लेते थे। अब आपने ये नहीं सोचा कि एक और कौन होगा, 4 बच्चे और होगी अपनी पत्नी। अब यशोधर बाबू की पत्नी जो है वो वैसे तो देखो पूरी तरह से आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है, मतलब वो वन पीस पहन के नहीं घूम रही घर पे, साड़ी वाली है, पर बच्चों की तरफदारी बहुत करती हैं। ये इन्होंने अपनी मजबूरी का मोड बना डाला भाई साहब, वो पक्का तरफदारी करेंगी। क्यों करती हैं समझना। जब वो शादी करके आई थी तो घर में कौन रहता था? घर में ताऊ जी, यशोधर जी के ताऊ जी के 2 शादीशुदा लड़के वो रहा करते थे। इसका मतलब ताऊ जी की बहुएं, ताई, ये सब रहते थे।
तो होता क्या था, यशोधर जी कमाए, घर यशोधर जी का, चलनी किसकी चाहिए, यशोधर जी की बीवी यानी उनकी पत्नी की। पर होता क्या था, ताऊ जी की वजह से कोई कुछ कर नहीं पाता था। बहुओं के पीछे बड़ा तनाव था, मतलब जो होता है टिपिकल एक आप पुरानी मूवीज देखोगे तो टिपिकल जो बहू है वो बेचारी थोड़ी पिस जाती है, सच है। तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ था। संयुक्त तो परिवार का दौर था, बहुओं की कोई सुनता नहीं था। सारी जिठानियाँ हैं वो उनकी चलती थी, जो बड़े भाइयों की जो पत्नियां हैं, जो ताई हैं, उनकी चलती थी। और सारे जो बंधन है वो जवान औरत नहीं, बुढ़िया वाले इन पे रूल हो जाते थे। मतलब आप ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकते, आपको हमेशा घूंघट में रहना है, आप डांस नहीं कर सकते। एक ज़िंदगी बहुत संकुचित हो जाती है। देखो, मान मर्यादा इज्जत ठीक है, पर औरत की ज़िंदगी को घूंघट में सीमित कर देना यार, ये तो कहीं के संस्कार और कहीं की सभ्यता नहीं होती। आपके अपने विचार हो सकते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी अलग चीज़ हो जाती है, बट इतना नहीं कि यार आप घूंघट में ही ज़िंदगी को सीमित कर दो, वो थोड़ा गलत होता है, समहाउ इम्प्रॉपर। मैं भी मानता हूँ, ये भी मानते होंगे पंत जी। हुआ क्या, तो इस चक्कर में चिड़ी हुई हैं। जो नियम बुढ़िया ताई के लिए थे, मतलब बुढ़ी अम्मा के लिए थे, वो इन पे लागू हो जाते थे। उससे फ्रस्ट्रेशन है यार, जवानी में आपसे आपका मेकअप छीन लिया, आपकी आज़ादी छीन ली, तो गुस्सा तो आएगा। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये उनके पति पे निकलती है। वो क्या कहती हैं, देखो बाबा आदम के ज़माने की बातें यार मेरे बच्चे तो नहीं मानेंगे। मेरे बच्चे होता है ना, माएँ बड़ा मेरे बच्चे करती हैं, वो यहाँ पे भी हाल है। वो कहती है मैं भी तब तक मानूंगी जब तक सही हो, ज़्यादा ये धकोसले मेरे से नहीं होते, साफ साफ बात कह रही हूँ मैं, दो टुक बात एकदम। अब अगर वो ऐसी बात करें तो यशोधर बाबू क्या करेंगे, वो बात को टाल देते हैं कुछ भी मुहावरे मार के, ठीक है। तो वो देखो, धकोसला कहती हैं वो, ये बहुत ज़्यादा धर्म कर्म कुल परंपरा इनमें ज़्यादा उलझने को वो कहती हैं ये ढकोसला है। आधुनिकता में थोड़ा बहुत वो मानती हैं। यशोधर बाबू क्या डायलॉग मारेंगे, शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा। ये एक मुहावरा है, इसमें एक बुढ़िया होती है, वैसे ये बुढ़िया नहीं है, जवान है ये तो। एक इसमें बुढ़िया होती है जो ऐसा लहंगा पहनती है और चटाई को ही लहंगा समझ लेती है, यानी उसको फैशन का सेंस नहीं है, बट वो एक्टिंग करती है दैट आई नो फैशन। बूढ़ी गोरी लाल लगाम टाइप, ऐसा कुछ मजाक उड़ा देंगे, बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाशे, ऐसा कुछ डायलॉग मार देते हैं और उसको पत्नी को अपनी शांत कर देते हैं इस तरीके से। क्योंकि उनको पता है, देखो, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि जितना मैं, तमाशा उन्हीं का बनेगा, ठीक है, अनदेखा कर देना चाहते हैं, क्योंकि जितना विद्रोह वो करेंगे उतना उनका ही मजाक पड़ेगा। क्योंकि 4 बच्चे और एक बीवी एक तरफ, 4 तो नहीं घर में 3 ही हैं, तो 3 बच्चे और बीवी एक तरफ और हम भाई साहब एक तरफ, और बीवी से कौन जीत सका है आज तक, ठीक है। अब किशनदा का जहाँ पे क्वार्टर है, वहाँ के सामने जब खड़े हैं हमारे ये यशोधर बाबू, तो वो मन में सोच रहे हैं कि क्या बेटर रहता अगर मैं शादी नहीं करता, किशन बाबू की तरह ज़िंदगी भर कुंवारा रहता और अपनी लाइफ सोशल वर्क में कम्युनिटी को डेडिकेट करता। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके जवाब कमेंट कर सकते हो, आपको क्या लगता है, कुंवारा रहता ज़िंदगी भर वो सही था या शादी करके कलेश पालना सही है? सोचो आप और लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बताता हूँ जवाब कहानी में ही। अब उनका इस बात पे ध्यान गया कि यार किशनदा का जो बुढ़ापा है वो बड़ा ख़राब गया। किशनदा ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, उन्होंने बहुत सारे जो उनके साथी थे ना, उन सब ने ज़मीन ले ली। किसी ने हौस खास, किसी ने ग्रीन पार्क, किसी ने कैलाश, कहीं ना कहीं सब ने ज़मीन ली और मकान बनवाया। पर किशनदा ने कभी ऐसा किया नहीं। रिटायरमेंट के 6 महीने बाद नोटिस आ जाता है कि आपको क्वार्टर खाली करना है। अब क्या किया जाए, किसी ने ये नहीं कहा कि आप हमारे घर में रहो, किसी ने भी नहीं, किसने भी नहीं, हमारे यशोधर बाबू ने भी नहीं। क्यों नहीं, भाई साहब उनकी शादी हो चुकी थी, 2 कमरे थे, 3 परिवार पहले ही थे, खुद का परिवार, फिर ताऊ जी आ गए थे, ताऊ जी के बच्चे थे, तो वैसे ही परिवार आ गया। किशनदा कुछ साल तक राजेंद्र नगर में एक किराए के क्वार्टर पे रहते थे, उसके बाद वो गांव लौट गए। सिर्फ 1 साल हुआ था, मतलब 1 साल भी ढंग से नहीं हुआ था और उनकी डेथ हो गई। कोई पेंशन भी नहीं खा पाए, वो ज़िंदगी भर काम किया, पेंशन भी नहीं खा पाए। अजीब बात तो ये है, उनकी डेथ का रीज़न भी किसी को ढंग से नहीं पता। बस रिटायर के बाद मुरझाते चले गए, कोई न्यूट्रिशन नहीं, कोई खुशी नहीं। उनका एक बिरादर था, बिरादरी का उनका एक बंदा था, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा ठीक है जो हुआ होगा, पता नहीं कैसे हुई डेथ। ये सेंटेंस याद रखना, बहुत काम आएगा। तो यहाँ हमारे यशोधर बाबू सोचते हैं कि यार अगर शादी न करो तो ये बड़ा पंगा है, रिटायर होने के बाद आपकी मौत होती है, जो हुआ होगा से,
यानी आपकी मौत कैसे हुई ये बताने वाला कोई नहीं होता। इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे तो शादी करके झंझट पालना ठीक है। और होता क्या, यशोधर जी के जो बच्चे हैं, हाँ वो मनमानी करते हैं, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि यशोधर जी का बुढ़ापा कुछ बहुत अच्छा तो नहीं होगा, ठीक है जी। लेकिन एक डायलॉग है जिससे वो खुद को संतोष देते हैं। वो क्या डायलॉग है कि यार देखो, जवानी की है गधा 25 ही है, मतलब 25 साल की उम्र तक क्या है, गधा 25 ही रहती है। जब जिम्मेदारी आती है तो बंदा थोड़ा समझदार हो जाता है। तो आपके बच्चे समझदार हो जाएंगे और आपका ख्याल रखेंगे आपके बुढ़ापे में, डोंट वरी। ये सोच कर जो हमारे यशोधर बाबू हैं वो खुद को शांत कर लेते हैं। जो युवा यशोधर है उनको विश्वास नहीं होता था, तो किशनदा उनको अपनी कहानी सुनाते थे। अरे जवानी में हमने 50 ऐसी खुरापात की है, कहीं से ककड़ी चुराई, कहीं से मुर्गे की गर्दन मोड़ के उसको मार दिया, कहीं खिड़की से कूद के थिएटर में घुस गए, मूवी देख ली। इस तरीके से वो बताते हैं कि देखो जिम्मेदारी पड़ेगी तो बच्चे समझदार हो जाएंगे। तो ये सब सोच लेते हैं हमारे यशोधर बाबू और खुद को शांत कर लेते हैं। लगता है कि ठीक है यार, होगा, ठीक है जी। अब वो ये भी मिस कर रहे होते हैं कि अगर उनके पिताजी जो है वो जल्दी नहीं गुजरे होते मैट्रिक के टाइम पे, तो मैंने भी इंजॉय किया होता। ही होता है। एक बहुत ही फेमस मैंने कहीं शेर पढ़ा था कि मैं वक्त से पहले कई तूफानों से लड़ा हूँ, मैं अपनी उम्र से बहुत बड़ा हूँ। तो जिनकी ज़िंदगी में वक्त से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, मतलब अय्याशी करने की उम्र में वो कमाने लगते हैं, तो ऐसे लोगों की जो गलतियां करने की उम्र है ना वो कट जाती है। उसको बाद में वो मिस करते हैं कि यार वो जो गलतियां करने की उम्र थी पैसा उड़ाने की, उस उम्र में यार हम कमाने लग गए तो उड़ाने का मज़ा नहीं आ पाया। वो सच है भाई, या तो कमा लो या उड़ा लो, एक चीज़ होती है। तो कुछ यंगस्टर्स के साथ ऐसा होता है। किशनदा हमारे पंत जी जो हमारे हैं उन्हीं में से एक है। अब क्या हुआ, इनके साथ यही हुआ था, जिम्मेदारी जल्दी पड़ गई भाई, पैसा कमाना है तो बड़ा आदमी बन गई। बड़ा आदमी मतलब जिम्मेदार आदमी बन गए। तो अपने बच्चों को यही डायलॉग मारता है, जब तक बाप है मौज कर लो। क्योंकि इनके बाप नहीं थे तो ये मौज नहीं कर पाए। तो जब ये कहते हैं ऐसा अपने बच्चों को, तो इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इस मुस्कुराहट से बच्चों को ये लगता है कि बाप को इनका सनात होना, यानी बाप होना, गैर जिम्मेदार होना, ये पसंद है। मतलब ठीक है यार, पापा भी खुश हैं कि हमको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, हम कमा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यशोधर बाबू भी मन ही मन स्वीकार करके बैठे थे कि देखो भाई, दुनियादारी में बीवी बच्चे हो सकता है सुलझे हुए हो, ठीक है, लेकिन जो बाहर की दुनिया है जहाँ पे लोग दो के चार करते हैं, उनके साथ तो यशोधर बाबू को रहना पसंद है नहीं। यानी अगर इनके अपने बच्चे और बीवी ना होते तो बाहर की दुनिया इनको वैसे ही खराब लगती। उससे अच्छा बीवी बच्चे हैं, अपने ही तो हैं। गाली भी खाई तो घर में ही खाई ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये हाल है भाई साहब। तो घर की गालियाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से अगर बच्चों का कहना देखो वैसे सही भी था। बच्चे इनको कहते हैं बब्बा, बब्बा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखो यार बब्बा, एक डीडीए फ्लैट के लिए पैसा अगर आप जमा करो तो अच्छा था, आपने जमा नहीं किया तो ये बड़ा गलत है। मतलब यार देखो, पैसा जमा करना ज़रूरी है। आप सरकारी नौकरी में हो, आपका क्वार्टर चला जाएगा रिटायरमेंट के 6 महीने बाद, कहाँ रखोगे। फ्लैट का पैसा जमा करो, रिटायरमेंट हुआ, फ्लैट पे काम करवाना शुरू, इधर क्वार्टर खाली उधर फ्लैट में रहे, मज़ा आनी लाइफ। लेकिन इनको भाई साहब किशनदा की एक बात याद आती है। फिर किशनदा एक बात कहते थे, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी क्वार्टर तब तक जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायरमेंट के बाद गांव का पुश्तैनी घर, बस मजा आनी लाइफ। कि भाई साहब पागल हो तुम, घर बनवा रहे हो। समझदार कौन है जो घर में रहता है। मतलब पहले क्वार्टर में रहो, जब तक सरकारी नौकरी है, किसी ने बनवाया होगा घर, वो आज सरकारी क्वार्टर बन चुका है, उसमें रहो मज़े से। और उसके बाद गांव के पुश्तैनी घर में चले जाओ। जब तक सरकारी नौकरी सरकारी क्वार्टर, बाद में गांव का पुश्तैनी घर। ये किसी के गांव का पुश्तैनी घर है और बहुत फेमस व्यक्ति के घर का ये फोटो है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या केस है, गांव का इनका घर है टूटा फूटा, ये देख सकते हो आप, ऐसी हालत है इनके गांव के घर की। प्लस क्या कंडीशन है, प्लस कंडीशन ये है कि अगर घर में आप चले गए, पहले तो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा रिपेयरिंग का, प्लस इतने सारे रिश्तेदारों का क्लेम है कि भाई साहब घर में होगा कलेश। ये जैसा कलेश होता है ना घर में, ऐसा कलेश होगा। तो गांव में जाने की बात आप नहीं सोच सकती। बच्चे इस बात को बार बार दोहरा देते हैं। अब क्या करें भाई साहब,
तो फिर ये एक नया तर्क लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, देखो ऐसा है, मेरे रिटायर होने से पहले किसी ना किसी को तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी हमारे घर में, और एक सरकारी क्वार्टर दूसरा मिल जाएगा। अब जो इनकी पत्नी है, ठीक है, जब भी इनकी पत्नी क्वेश्चन पूछे तो वो यही बात कह दे। अब पत्नी क्या कहती है इनकी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए ना यार। तुम सोच रहे हो नौकरी लग जाएगी, कल को नौकरी नहीं लगी तो क्या करोगे? पैसा तुम्हारे पास है नहीं, फ्लैट तुम्हारे पास है नहीं, जमीन जायदाद है नहीं, क्या करोगे आखिर? वो कहते हैं अरे भाई सब तरह की सोच रखने वाले बिरादरी में नहीं होते, हम नहीं सोचते, और इस तरीके से हंस के ये बात को टाल देते हैं। भाई होते हैं कुछ लोग यार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इस बात में मैं भी मानता हूँ गलत है, आपका अपना ओपिनियन होगा, बट मैं भी मानता हूँ कि यार देखो इतना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए गरीबी को या इनसिक्योरिटी को, भरोसा नहीं होता बाद में फिर। कोई बात नहीं, पर इस तरीके से वो नकली हंसी से बच जाते हैं। तो दुनिया में तो भाई वो नकली हंसी से काम चलाते हैं, पर लोग का क्या, दुनिया छोड़ने के बाद क्या होगा? तो भाई साहब वो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अब वापस आओ आज के दिन पे, एनिवर्सरी वाला दिन है, और भाई साहब आज वो बिरला मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बिरला मंदिर की तरफ जाते हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को अपना हाथ जोड़ते हैं, और एक फूल है वो फूल चुटिया में लगाते हैं, असीक का एक फूल आता है। उसके बाद गीता का प्रवचन सुनना शुरू, मतलब जो प्रवचन वहाँ पे चलता है उसको सुनना शुरू कर देते हैं। प्रवचन में इनका जो खास मन है वो लगा नहीं। आज इनकी एनिवर्सरी है, आज इनका मन लगा नहीं, क्योंकि देखो अंदर से ही होते धर्मकांडी है नहीं, सच बताऊं मैं कोई बहुत ज़्यादा वो भक्त वक्त है नहीं, पर भाई साहब किशनदा अगेन किशनदा भाई साहब, उन्होंने इनकी बात कही हुई थी कि यार आपको तो करना ही चाहिए कर्मकांड वगैरह। देखो उम्र ढल रही है तो रोज़ मंदिर जाना, संध्या का पूजन करना, संध्या का पूजन मतलब शाम की पूजा करना, और गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी किताबें आती हैं, सब ने आपने पढ़ी होगी, सुंदरकांड, भागवत, रामायण, गरुड़ पुराण और अलग अलग किताबें आती है। तो इनकी धार्मिक किताबें पढ़ना ये सब इन्होंने शुरू कर रखा था किशनदा की वजह से, कि भाई किशनदा का अनुसरण अपन कर रहे हैं, किशनदा का। अब प्रॉब्लम ये है, मन अगर शिकायत करे तो भी मन को मना लेना चाहिए। ये भाई साहब किशनदा का डायलॉग। मोह माया के साथ साथ भाई भजन करते रहो, ठीक है। अब इनको एक बात याद आई, अब तो मोह माया के साथ ही देना होगा, इनको कहते हैं ध्यान देना ही होगा। अब वो क्या कहते हैं, नई पीढ़ी को देके राजपाट, तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। ये वानप्रस्थ आश्रम हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई जब आपकी नई जनरेशन पैसा कमाने लगी है, जब आपके बच्चे पैसा कमाने लगे हैं तो ठीक है आप अपना भजन में ध्यान दो, अब आपको दुनियादारी में ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। आप कहते हैं हम तो अब इस वर्ल्ड की, इसकी लाइफ की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है, मतलब अब हमें दुनिया वगैरह की चिंता करनी है नहीं। बच्चे सलाह मांगे, उनका आदर करें तो अच्छा होता, पर यार वो मांगते ही नहीं है, सलाह मांगते नहीं है बच्चे, ठीक है। अब फिर ये इनका मन भटका, इन्होंने वापस मन लगाया, अरे गीता को सुनूं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ सब कुछ ये दुनियादारी वगैरह, मन चलो सोचो सोचो, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस फोकस। अब जब प्रवचन हो रहा है तो एक शब्द आया जनार्दन, ठीक है, मतलब प्रवचन में एक शब्द आ गया जनार्दन, कि ये जनार्दन ने कहा हे जनार्दन, या अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, और ऐसे में इनको याद आया अरे जनार्दन जोशी, ये तो अपने जीजा जी हैं यार, अरे जीजा जी की चिट्ठी विट्ठी आई थी, परसों उनका कार्ड आया था यार, जीजा जी की तबीयत खराब है। अब यशोधर बाबू का मन फिर भटका, अब वो सोच रहे हैं यार जीजा जी का सेहत पूछने जाऊं अहमदाबाद, वो वीडियो कॉल वाला ऑप्शन नहीं था उस ज़माने में। फिर उन्होंने सोचा यार पत्नी चैटेगी, बच्चे भी चैटेंगे, क्योंकि जो जीजा जी हैं उनकी जॉइंट फैमिली बिखर चुकी है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अगर आप ऐसे बिखरे परिवार में जाते हो जहाँ पर जॉइंट फैमिली आपकी अलग हो चुकी है, उनके पास कोई है नहीं खर्चा उठाने वाला, तो ऐसे में पैसा आपका लगेगा, क्योंकि आप ऐसे के पास जा रहे हो जिसके पास सपोर्ट नहीं है, तबीयत खराब है, आपको जाओगे अब खाली आप तो जाओगे नहीं, और जीजा जी हैं, जब आप बहन के बुआ के घर जाते हो पैसा तो देना ही पड़ता है, आर्थिक सपोर्ट तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्या पक्ष है, ठीक है। तो होता क्या है, ये घर वाले इनको अलाउ नहीं करें, चैटे घर वाले। तो यशोधर जी जो हैं वो खुशी गम के हर मौके पे रिश्तेदार पे जाना ज़रूरी समझते थे कि भाई हर जगह मुंह देना है, लेकिन बच्चे इनके मानते नहीं थे, क्योंकि बच्चों का ज़माना आज का। अब एक बार इनका जो बेटा कमाता है पैसे, उसने कहा बुआ को भेजने के पैसे
मैं तो नहीं दूंगा। ये बुआ है इनकी, ठीक है, जो जीजाजी जो मैंने बताया, जनार्दन जीजाजी, वो इनकी बहन के पति हैं। तो भाई साहब बच्चे की तो बुआ हुई, तो बच्चे ने कहा बुआ को पैसे भेजने के लिए मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू ने कह दिया भाई साहब तुम्हारे बच्चे की इतनी तुम्हारे बाप की इतनी साख है अभी बब्बा की कि 100 रुपए तो मैं कहीं से उधार ले ही लूंगा अपनी बहन को भेजने के लिए। हर बार वो डायलॉग मारते, हमारा तो साहब ही ऐसा देखा ठहरा, मतलब हमारा तो बेटा ही ऐसा ठहरा, हमें ही पैसे ही नहीं दे रहा 100 रुपए। देखो 100 रुपये ज़्यादा भी हैं, ठीक है, मतलब 1500 रुपये सैलरी, तो 1/15 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। किसी से 15,000 किसी की सैलरी हो, आप 1000 रुपये मांग लो तो कितनी बड़ी बात होती है उसके लिए। बोलते नहीं है पर लगता है। तो वो बोलते हैं हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली। अब ये पत्नी बड़े चिढ़ती थी इन बातों पे कि हमारा तो साहब ही ऐसा ठहरा, ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और सही कहना था, अब पत्नी का कहना था और सही कहना था कि यशोधर जी जो हैं उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खुद तो कुछ देखा नहीं है, ये बात सच है। उनने खुद के कुछ ओपिनियन नहीं है, क्यों नहीं है, छोटी सी उम्र थी, अपना उन्होंने गांव छोड़ा, पिताजी की डेथ हो गई थी मैट्रिक में। इन्होंने जब गांव छोड़ा तो ये बुआ के पास गए अल्मोड़ा। बुआ थी विधवा। विधवा में बुरी बात यह है कि भाई उनके पास कोई जॉइंट फैमिली नहीं थी, लंबा चौड़ा परिवार। देखो परिवार एक बहुत बड़ी चीज़ है, परिवार आपका पहला एक्सपोजर है। लोग भले परिवार में आपको प्यार करते हैं, फिर भी आदमी कैसा होता है, आप सिक्योरिटी क्या होती है, इनसिक्योरिटी क्या होती है, अपना पराया, कब आदमी सेल्फिश होता है, कब आदमी सेल्फलेस होता है, कब प्यार करता है, कब नफरत करता है, कैसे आदमी भेदभाव कर सकता है, कैसे सपोर्ट कर सकता है, सब कुछ आप अपने परिवार में सीखते हो। फैमिली इज़ योर फर्स्ट स्कूल आप कह सकते हो। तो ये इनको मिला नहीं, लंबा चौड़ा परिवार था नहीं। यशोधर बाबू जो कुछ देखते या परंपरा सीखते, मैट्रिक पास करने के बाद दिल्ली आ गए, वहाँ मिले भाई साहब कृष्णानंद, वो भी शादीशुदा नहीं है। तो अब उसमें भी इन्होंने कुछ गृहस्थी नहीं देखी कि भाई घर बार क्या होता है, पैसे बचाना क्या होता है। और वो कहती हैं, बहुत अपने पति को बताती हैं कि देखो तुमने जो भी कि तुम बातें करते हो किशन दा की सुनी सुनाई बातें तुम बोल देते हो, ये बात सच है। ये बोलते क्या है, जो किशन दा की परंपरा वो अपने अपना रहे हैं, ये कोई बात थोड़ा है। तो किसी की उतरन पहनने जैसा हो गया भाई, किसी और के विचारों से अपनी ज़िंदगी को चलाना ये किसी की उतरन पहनने के बराबर है। सच है कि नहीं है, आप मुझे बताओ, सच है ना। उतरन ही तो हुई है, किसी और के विचार आप चलाए जा रहे हो तो वो भाई बोल देती हैं। क्योंकि देखो किशन दा भी बुरे व्यक्ति नहीं है, पर भाई साहब वो कौन हुए, वो हुए जन्म के बूढ़े। पर बूढ़ों वाले विचार हैं, गृहस्थी नहीं, शादी नहीं, कुछ भी नहीं। पुराने उनके जो गाँव के विचार हैं वही वो रिपीट करते थे, वही भाई साहब ये पंत जी रिपीट करते हैं शहर में आके। दिल्ली आके उनका घर परिवार कुछ मिला नहीं, ठीक है। पत्नी कहती किशन दा ठहरे जन्म के बूढ़े, ठीक है, बुढ़ापा उनको खुद उड़ने लगे। ठीक है भाई, तो बुढ़ापा बाद में आया, वो पहले ही बूढ़े थे, उनके विचार ही बूढ़ों जैसे थे, एकदम देसी, हर ज्ञान बांटने का हमेशा होता है कुछ लोग का। अब वो अपने पति को याद ला दिया, तुम शुरू में तो ऐसे नहीं थे। क्योंकि देखो वो शुरू में ऐसे नहीं थे, किशन दा से अलग होने के बाद किशन दा को मिस करते हुए बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद को किशन दा बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी। पहले इतना नहीं था। बताती हैं शादी के बाद तो मैंने तुम्हें देखा, हफ्ते में तुम 2-2 बार सिनेमा जाते थे, गज़ल गाते थे, गज़ल हुई वो सहगल के गाने, सहगल एक सिंगर थे उस ज़माने में, तुम गज़ल गाते थे, गाने गाते थे। अब यशोधर जी कहते हैं हाँ यार कुछ मुझ में चेंज तो हुआ है, पर ठीक है उम्र के साथ थोड़ा बुजुर्ग हो जाना ठीक है, होता है कुछ लोग के साथ कि भाई 40 के बाद होता है, 40 के बाद आदमी थोड़ा बूढ़ा होने की कोशिश करता है। मैं नहीं हूँ हालांकि 40 का पर मैंने देखा है अपने आसपास लोगों को कि यार 40 के बाद एक हो जाता है कि यार अब ठीक है बहुत जी लिया, अब रिटायरमेंट की तैयारी हो जाती है, बुजुर्गियत आ जाती है, खुद को बूढ़ा बनाने लगते हैं। अब उन्होंने पत्नी को बोला अच्छा तुम भी तो करने लगी हो, तुम स्लीवलेस ब्लाउज पहनने लगी हो, बिना बाहा का मतलब स्लीवलेस, स्लीवलेस मतलब आप कह सकते हो जिसमें स्लीव ना हो, खाली आपके कंधों पे कपड़ा हो, स्लीव नहीं होती, तुम ये पहनने लगी हो। तुम भी तो रसोई के बाहर का दाल भात खाने लग गई हो, रसोई के बाद भी तुमने खाना खाना सीख लिया, मतलब होटल का खाना खाना सीख लिया, ये ऊंची वाली हील पहनना सीख लिया, सब अपनी जवान बेटी से सीख रही हो। तो तुम भाई जवानी सीख रही हो, मैं बुढ़ापा सीख रहा हूँ, मुझे तुम्हारे लक्षण समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, तुमको मेरे इम्प्रॉपर लगते हैं, ठीक है तुम अपना देख लो मैं अपना देख लेता हूँ, कोई इंटरफेयर मत करो, हम आपस में नहीं करेंगे। ये इन्होंने पत्नी को कह दिया। यशोधर बापू जो हमारे हैं धार्मिक प्रवचन सुनते हैं और अपने में खोए हुए रहते हैं, परिवार को पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन अब करें कि हाँ भाई मन तो लगे।
तो ये भाई साहब सुबह शाम अपना थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं पूजा करने के बाद। ठीक है, सुबह शाम जो संध्या करते हैं, संध्या मतलब बेसिकली जो पूजा होती है, ध्यान लगाना बेसिकली, ब्रह्म मुहूर्त, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। पर होता क्या है, मन लगता है परिवार में। अब होता क्या है, वो चाहते तो हैं ध्यान लगे पर नहीं लगता, तो उनको लगता है शायद, परहैप्स मतलब शायद, शायद देखो रिटायर होने के बाद ही ध्यान लगेगा। वानप्रस्थ, मैंने कहा ना, वानप्रस्थ मतलब होता है ग्रस्त आश्रम के बाद, यू कैन से रिटायरमेंट, इसके बाद ही ध्यान अच्छे से लगता है। और वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू वो सोच के बैठे हैं कि मैं गांव में जाऊंगा, घर वाले मना कर रहे हैं लेकिन ये नहीं मानते। वो कहते हैं मैं तो गांव जाऊंगा, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, आई हाई, इस क्राउड से दूर। होता है, एक सपना होता है, खासकर सरकारी लोगों का बड़ा सपना होता है, क्योंकि उनको नौकरी में तो मज़ा आता नहीं है, काम कर रहे होते हैं सैलरी के लिए। आपने भी देखा होगा सरकारी दफ्तर अपने आसपास के। अब अगर आपके पापा करते हैं तो मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, बट होता है जनरली, क्योंकि उनको पैशन नहीं होता, किसी को पैशन नहीं है कि मैं आरटीओ में बैठ के लाइसेंस बनाऊंगा, मैं बैठ के घर घर जाके वोटर कार्ड का नाम लिखूंगा, या मैं बैंक में कैशियर बन के कैश दूंगा। वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बन जाता है। तो एक सपना होता है कि फ्यूचर में जाके मज़ा आएगा, तो चलता है भाई सरकारी लोगों का, इनका भी हाल था ये। इस तरह की जो तमाम बातें हैं वो इन्होंने किशन दास से सीखी हुई थी, पैदाइशी बुजुर्गवार, जो पैदा ही बूढ़े हुए थे आप कह सकते हो, उनसे भाई साहब ने सीख रखी थी। और नकली हंसी इनके चेहरे पे आई जाती थी। और किशनदा के बारे में अगर बात करें तो किशनदा जो थे, जब तक वो दिल्ली में रहे, मैंने कहा ना 6 महीने दिल्ली में तो थे ही, उससे पहले भी जब तक वो नौकरी पे थे तो दिल्ली में थे। तो भाई साहब हर दूसरी शाम किशनदा के यहाँ हमारे ये पहुँच जाते जनाब, हमारे पंत जी, खासकर वो 6 महीने जो थे, हर अगले दिन 6 में से 3 महीने की शामें इन्होंने बिता दी। किशनदा का भी ये हाल था, जब सुबह किशनदा निकले तो अपने मानस पुत्र मतलब जिसको अपने बेटा मान लिया, जो आपका खून का बेटा नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, बट हाँ आपने उसको बेटा मान रखा है, तो हर बार उसके क्वार्टर में झांक के उसको एक डायलॉग बोलते थे, हे हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ। भाऊ का मतलब होता है बेटा। तो जब ये नए नए आए थे ना हमारे यशोधर बापू, तो इनको देर से उठने की आदत थी, शहर में लोग जल्दी उठते थे। तो किशनदा ने इनको उठाया बहुत दिनों तक और ये मंत्र दिया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुना है ना आपने भी, जल्दी उठो जल्दी सो। तो यशोधर बाबू जो था, जब वो अलग क्वार्टर में रहने लगे, पहले तो साथ में थे ये लोग, जब इनको नौकरी मिली थी, मैस में काम करवाया था, 50 रुपये दिए थे। बाद में जब अलग क्वार्टर मिला किशनदा को, इनको पंत जी को, तो किशनदा यही कहते थे, डायलॉग मारते थे, भाऊ भाऊ मतलब बच्चा, कि भाई बच्चा हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना, ठीक है। और इनको बहुत अच्छा लगता था यशोधर बाबू को कि भाई कोई मुझे बच्चा कह रहा है, क्योंकि बचपन में पिता नहीं थे। ये भी एक कारण है यार, जब आपके पिता आपके साथ नहीं है बचपन से आपके, तो कोई अगर आपको ऐसा मिल जाए जो आपके पिता की कमी पूरी करे, तो यार जज्बात उभर आते हैं। इनके यही हाल था। अब हर सुबह का यही सीन था। अब कई बार किशनदा से अनुरोध करते थे, चाय पी लो चाय पी लो। कभी कभी किशनदा बात मान लेते थे, भाई पता है यार पत्नी है, गुस्सा कर जाए क्या पता यशोधर बाबू की, तो कभी कभी पी लेते थे। वैसे तो कई रूपों में हमारे जो किशनदा हैं, इनको देखा था हमारे यशोधर बाबू ने। कैसे देखा था, जैसे भाई किशनदा की छवि कैसे थी कि ऑफिस में बैठे हों, सुबह की सैर पे निकले हो, कुर्ता पजामा पहने हुआ, जीन्स पहने हुए, लेकिन ये अलग है, अलग अलग कपड़ों में इन्होंने देखा है इनको। पर सुबह की सैर के समय क्या था, कुर्ता पजामा, ठीक है, ऊनी गाउन, उसके ऊपर कुर्ता पजामा, उसके ऊपर ऊनी गाउन, और एक गोल वाली जो हैट होती है ना वो पहनते थे। पाँव में देसी चप्पल, देसी खड़ाऊ जो होती है लकड़ी की, और हाथ में एक डंडा कुत्ता भगाने वाला। ये जो रूप था किशनदा का, ये इनको बड़ा याद है। जो मन में बसी हुई जो छवि है हमारे यशोधर बाबू के मन में किशनदा की, वो यही छवि है, जॉगिंग करते हुए हमारे बाबू, ये इनकी छवि है। किशनदा जब तक दिल्ली में रहे तो यही सब चलता था। जो भी कार्यक्रम करवाते थे सोशल वर्क वाले, पट शिष्य, अलग अलग कार्यक्रम, उसमें भाई साहब ये पूरा भागीदारी करते थे हमारे यशोधर बाबू। किशनदा जब चले गए तो उन्होंने कोशिश तो की कि भाई इनकी परंपरा को मैं निभाऊं सोशल वर्क का। अब जैसे भाई होली का कोई प्रोग्राम है, जनेऊ का प्रोग्राम होता है जिसमें लोग जनेऊ बदलने आते हैं, रामलीला के लिए ट्रेनिंग होती है, तो ये भाई साहब अपना कमरा दे देते थे क्वार्टर का। इससे भाई साहब इनके जो घर वाले, वो रिश्तेदार जो नाराज़ होते थे, पत्नी बच्चे, पागल हो घर को तमाशा करके रख दिया तुमने,
इतना शोर हो रहा है, इनको बहुत पसंद नहीं था। प्लस समाज में भी वो उत्साह नहीं है। मुझे याद है आज भी, जब आज से 10 साल पहले मैंने जब पहली बार रामलीला देखी थी, 10 या करीबन 12 साल पहले, तो एक एक्साइटमेंट होता था। जब मैं छोटा था खुद, जब मैंने आज से 4-5 साल पहले जब कभी मैंने भी रावण जलाया था, तो एक एक्साइटमेंट था कि यार सब बच्चे इकट्ठे होते थे, 5-5 रुपए अपनी पॉकेट मनी में से निकालते थे, फ्री की घास लेके आते थे और रावण बनाते थे। पर अब वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं कम हो गया है। पापा ले आते हैं लोगों के लिए 200 रुपये का रावण जला लिया भाई, कस्टम्स में वो मज़ा नहीं है, फॉर्मेलिटी टाइप हो गया है। तो वो सच है। तो समाज का उत्साह वैसे ही कम, बीवी बच्चे वैसे ही नाराज़, तो यार छोड़ दो, ये सब कैंसिल कर दिया था और नहीं करते थे ये सब, फिर कम कर दिया उन्होंने। यशोधर जी जो हैं वो चाहते थे कि उनकी इज्जत हो एक रिटायर्ड और इज्जत वाले बुजुर्ग की तरह, जैसा होता ही है। अब समाज में नहीं हो तो उनको ये नहीं मिला, उन्हें क्यों कर ही मिले भाई, आखिर क्यों मिले, क्योंकि वो सोशल वर्क इन्होंने बहुत ज़्यादा किया नहीं। अब वो ये चाहते हैं कि भाई लोग मेरा आदर करें, बच्चे मेरा आदर करें। ठीक है, जैसे मैंने किशन दा से किया था। किशन दा तो सगा बाप नहीं था, सगे पिताजी नहीं थे, फिर भी मैंने उनकी इज्जत की, हर बार मैं एडवाइस लेता था। तो यशोधर बाबू ये नहीं कह रहे कि भाई उनके बच्चे उनकी बात को पत्थर की लकीर मान लें, क्योंकि वो डेमोक्रेट है। ये भी भाई डेमोक्रेट हैं, ये समझते हैं कि ठीक है यार, पर सलाह तो ले लो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये हुआ नहीं, कोई पूछता ही नहीं है, इनके बच्चे कुछ भी कर लेते हैं, अपना पैसा खर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों से कई बार कहते हैं ग्रांटेड, भाई मान लिया तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा है, पर यार एक्सपीरियंस भी तो कुछ चेहरा सब्सटीट्यूट ठहरा, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास क्या, मानो ना मानो। वो हंसते हुए बोलते थे यार पूछ लिया करो कुछ हमसे। अब बच्चे क्या बोलते हैं, बब्बा आप भी हद कर दो, जो बात आप जानते नहीं हो आपसे कैसे पूछें। बात सही है। अब मान लो बच्चे कह रहे हैं गाड़ी खरीदनी है, अब इन्होंने भाई साहब ने स्कूटर नहीं खरीदा, क्या कार की एडवाइस देंगे। ज़मीन खरीदनी है, क्या एडवाइस देंगे। इनके ज़माने में अलग कपड़े हैं, उनके ज़माने में अलग कपड़े हैं, अलग ख्यालात हैं, अलग रीति रिवाज हैं, कैसे करेंगे। पहले रीति रिवाज होते थे भाई 15 दिन आदमी शादी में जा रहा है, आजकल के 3 दिन में शादी खत्म, पैसा उतना ही खर्च हो रहा है, तो वही फ़र्क हो जाता है। अब प्रवचन सुनने के बाद समझ रहे हो, ये जो वही वाला दिन है कहानी का, उस दिन से मैं आपको रिलेट करते जा रहा हूँ। तो वो जो कहानी का दिन है, उसी कहानी के दिन पे वापस आओ, एनिवर्सरी वाला दिन। ये बीच बीच में आपका मटेरियल डल रहा है कि किस इनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू गए सब्जी मंडी। तो बीच में मैं आपको सब कुछ बताते जा रहा हूँ, कैरेक्टर्स, ये हमारे स्टाइल है भाई साहब लेखक जी का, मनोहर जी का, और बड़ा मनोहर तरीके से लिखा है। अब हुआ क्या, यशोधर बाबू जो है वो गए सब्जी मंडी। ठीक है, और यशोधर बाबू को ऐसा लगता था कि जो उनके बड़े बेटे हैं ना यार, वो कभी क्यों नहीं कहता कि यार मैं दूध ले आऊँ, मैं राशन ले आऊँ, पापा मैं दवा मैं ले आता हूँ, क्यों नहीं कहता। वो नहीं कहता, ठीक है जी, या कोयला मैं ले आऊँ, आप छोड़ दो पापा मैं ये काम कर लेता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, आप तकलीफ मत लिया करो। अब हुआ क्या, एक बार इन्होंने कह दिया तो भाई साहब दोनों लड़के आपस में लड़ भिड़े, तू जाया कर, तू जाया कर, तू जाया कर, तू जाया कर। तो ये भाई साहब ने कहना ही बंद कर दिया कि अगर मैं बोलता हूँ काम तो ये आपस में लड़ मरेंगे, मेरी वाट लगेगी, तो कैंसिल कर दिया। जब से लड़के की नौकरी लगी है तो यार एक बड़ा परेशानी है ये। होता क्या है, वो कहते हैं बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजी को भी आराम हो ईजा को भी आराम हो जाएगा। अब कमाऊ जो बेटा है वो आराम से कहता है तनख्वाह मैं दे दूंगा, मतलब उसको बड़े पैसे हो चक रहे हैं, अरे नौकर रख दो ये सब कामों के लिए। अब यशोधर बाबू को ये भी बेकार फील होता है, सब्जी लाने के लिए, कोयला लाने के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए, इसके लिए भी नौकर। और इनको एक और बात खराब लगती है कि जो लड़का है वो इनकी हाथ में पैसा नहीं रखता। पैसा नहीं, मतलब होता है ना कि यार बताओ तो भाई कितना कमाया, वो पैसा ही नहीं रखता। चल मान लिया अकाउंट में पैसा आता है तो भाई ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेता, वो लड़का पैसा भी नहीं रखता अकाउंट में। ठीक है जी, ये इनको बड़ी परेशानी यार। और एक और चीज़ इस पर क्या होती है, जब भी उसको कुछ टोको कि भाई खर्चा मत कर, एक्स्ट्रा खर्चा मत कर, तो वो डायलॉग क्या मारता है, देखो पापा मैं अपना पैसा उड़ा रहा हूँ, आप इसके बीच में नुक्ताचीनी मत करो, मतलब मुझे इंटरप्ट मत करो, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ, मेरी सैलरी मैं उड़ाऊँ, क्या करना आपको। वो करते हैं बहुत सारे बच्चे आजकल। अब इसी क्रम में मतलब ऐसा करते करते भाई साहब लड़के ने क्वार्टर को भी अपना बना लिया, जो क्वार्टर सरकारी है उस पर भी हक जताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अगर वो घर पे मान लो कुछ खर्च कर रहा है, भाई कारपेट लगवा दिया, पर्दे लगवा दिए भाई साहब, कभी सोफ़ा आ रहा है, कभी डबल बेड आ रहा है भाई साहब, कभी सिगार रखने की मेज़ आ रही है, कभी टीवी आ रही है, कभी फ्रिज आ रही है,
चल यही कह दे भाई साहब कि पिताजी आपके लिए टीवी लाया हूँ, तो भी अच्छा फील होगा कि यार बाप के घर में रह रहे हो तो बाप के लिए लाए हो टीवी। ये भी नहीं, वो क्या कहता है, देखो बाबा टीवी मेरा है, छूना मत इसको। मतलब बाप के घर में टीवी ला के कह रहा है टीवी मेरा है, छूना मत इसको। ठीक है जी। अब वो सोचते हैं अगर मान लो नौकर भी रख दिया तो ये बोलेगा नौकर भी मेरा है क्योंकि पैसा मैं दे रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसलिए ये कहाँ गया, हाँ, हमारे लिए तो क्या होगा ऐसा समझाते हैं। अब यशोधर बाबू पत्नी को अपनी कहते हैं हमारे लिए होगा क्या। अब भाई साहब लड़का माँ का तो केयर करता ही होगा। वो कहते हैं कि भाई काम तो देखो यार सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं, नौकर वोकर के हाथ में कुछ काम अच्छा होता नहीं है। ठीक है, पत्नी ज़्यादा ध्यान देती नहीं है उनकी इस बात पे। पत्नी के हिसाब से भी यार बुजुर्ग हो गए, सटिया गए, थोड़े इग्नोर मार लो। पत्नी ज़्यादा कुछ देती नहीं है ध्यान। अब होता क्या है, यशोधर बाबू घर की तरफ आ रहे हैं। घर की तरफ वही रास्ते में मलबा है। मलबा किस चीज़ का है, ये मलबा है जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए। मलबा है, मलबे में वही 3 क्वार्टर हैं, वही वाले जहाँ कभी रहे होंगे यशोधर जी, हमारे किशनदा या बाकी के जो सरकारी हमारे क्वार्टर्स हैं। ठीक है जी। इन सबको पार करते हुए पहुंचते हैं फाइनली बाहर बदरंग तख्ती। बदरंग तख्ती मतलब जो नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट पे पहुंचते हैं। नेम प्लेट पे लिखा है वाईडी पंथ। कौन है ये वाईडी पंथ? यशोधर बाबू। मतलब फाइनली ऑफिस से घर तक का सफ़र हो गया 1 घंटे में। वीडियो पूरा ज़रूर देखना। 1 घंटे में भाई साहब का सफ़र पूरा होता है। अब जब ये अपने घर पहुंचे तो पहले तो इनको यार मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अबे ये मेरा घर है, ये अब उनका घर कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई साहब इनको लगा मैं गलत आया हूँ, क्योंकि मेरे घर के साथ इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों रखी हुई हैं, लोग जा रहे हैं, कोई पार्टी वार्टी हुई है ऐसा लगता है, मतलब सब लोग को बाय बाय बोला जा रहा है। तो होता क्या है, ये सब इन्होंने सीन देखा। एक कार है, एक मोटरसाइकिल है, बहुत से लोग विदा हो रहे हैं, बाहर बरामदे में झल्लर वल्लर लटकी हुई है, डेकोरेशन है, झल्लर लटकी हुई हैं, लाइट फेस्टून्स हैं। बड़ा बेटा है अपना, भूषण है इनका बड़ा बेटा, वो दिखता है जो एक कार में बैठा हुआ है, एक साहब है। ठीक है, कार में, एक मिनट, जो बड़ा बेटा भूषण है पहचान में आया, जिसको कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था। मतलब एक बंदा कार में बैठा हुआ है और दूसरा एक बंदा है हमारा बच्चा भूषण, उसको वो बोल रहा है गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर। अरे अपने पापा को मेरा चरण स्पर्श बोलना, क्योंकि पापा आए नहीं है अभी, ये तो हमारे आए नहीं है ना वाईडी पंथ हमारे यशोधर बाबू। ये हैरान हो गए, इन्होंने कहा ये क्या है मेरे घर पे यार, ये क्या मेरे क्वार्टर में पार्टी वार्टी चल रही है। ठीक है, तो ये अच्छा वर्ड लिखा है लौंडे वोंडे, इसकी माया यही जाने। तो वो बोलते हैं यही होंगे लौंडे वोंडे, मतलब जो नए नए लड़के हैं वही होंगे भाई, पता नहीं क्या खेल है भाई। ये कह रहे हैं, मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करता, बट ठीक है यार ये कह रहे हैं। अब यशोधर बाबू का ध्यान गया अपनी पत्नी पे और बेटी पे, जो कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है उनके ज़माने की। अब लड़की पहनी है जीन्स, जीन्स बुरा नहीं है पर इनको बुरा लगता है भाई साहब, बगैर वहाँ का टॉप, यानी वही जो क्या बोलते हैं स्लीवलेस जो होता है अपना टॉप, स्पेक्टी सैंडो ऐसा। तो यशोधर बाबू बहुत बार कह चुके हैं कि यार तुम्हारी ये जो सैंडो और पतलून है ना, ये मुझे बिल्कुल इम्प्रॉपर लगती है, समहाउ इम्प्रॉपर, मुझे तो गंदी लगती है। अब खुल के कह नहीं सकते यार ऐसी बातें कि ये छोटा है या ऐसा कुछ है। ठीक है, और लड़की जिद्दी, वो कहती है मैं तो यही पहनूंगी। पत्नी भी कहती है हाँ जी, अब क्या चाह रहे हो आप, मेरी बेटी क्या पल्लू वल्लू करेगी क्या? हमने करे अपने ज़माने में भाई, हमारी बच्ची तो अब हमारे ज़माने के हिसाब से रहेगी। जो पुत्री का जो पक्ष लेती है पत्नी, ये पत्नी अभी लगाई हुई है होठों पे लिपस्टिक, बालों में खिजाब, मतलब सब कुछ डेकोरेटेड है भाई साहब। हालांकि ये दोनों चीज़ें हमारे बाबू को इम्प्रॉपर लगती है, यशोधर बाबू को। ठीक है, वही होंगे। तो यशोधर बाबू अंधेरे में छुप गए, शाम के वही बज गए होंगे करीबन 8, छुपे हुए हैं यशोधर बाबू। ठीक है जी, बब्बा LCD टाइपों में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब बच्चे वैसे ही शिकायत करते हैं कि यार आप क्या ये सीनियर सिटीजन में मिले हुए हो, हम में मिक्स ही नहीं होते हो, बात नहीं करते हो। अब ये कार वाले लोग चले गए, मेहमान ज़्यादातर। अब भाई साहब ये अंदर आए, भीतर अभी भी पार्टी चल रही है, कुछ लोग अभी भी हैं। तो जो बच्चे हैं इनके गेस्ट आए हुए हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, और जो बड़ा बेटा है उनका, उसकी आवाज़ आती है बब्बा आप भी हद करते हैं, 8:30 बजे हैं और अभी तक आप नहीं आए, रात के 8:30 बज गए। अब आ रहे हैं भाई साहब एनिवर्सरी वाले दिन। अब जो यशोधर बाबू है वो शर्माते हैं, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है देखना,
ये मैंने आपको बता दिया ना। हाँ जी, अब वो शर्मा रहे हैं, वो कह रहे अरे यार सिल्वर वेडिंग वेडिंग हमारे यहाँ कब से होने लग गई। अब एक बंदे ने डायलॉग मारा चंद्रदत्त तिवारी की। कौन है चंद्रदत्त तिवारी? जो इस साल SAS में पास हुआ है, और ये भाई साहब यशोधर बाबू का भांजा है। भांजा डायलॉग मारता है, अरे मामा तुम्हारा बेटा जब से 1,500 रुपये महीने कमाना लगा है तब से अब मना सकते हो भाई, होता नहीं है। अमीर के घर हर दिन दिवाली, गरीब के लिए तो 1 साल में आती है एक बार। तो यार अमीर हो भाई, 1,500 रुपया महीना कमा रहे हो यार, कोई छोटी बात है क्या? आज के ज़माने से आप देखो ना, बहुत हो गया। आज के ज़माने के हिसाब से बहुत हो गया। ये 1947 में इनकी शादी हुई, 25 साल हो गए, यानी 47 और 5 कितना हुआ, 52 और 20 72। 1972 में, आज 2021 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 1,500 रुपया बहुत मान लो उस समय। भाई इतने अमीर हो यार, आप मनाओ, क्या दिक्कत है? यशोधर बाबू को भले शिकायतें हो लड़कों से, लेकिन ये बात तो सही है कि यार रिश्तेदार जलते हैं। और देखो यार, ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सुख ये होता है कि आपके रिश्तेदार आपसे जलें, इसका अलग ही मज़ा है। आपके रिश्तेदार जब जेलस होते हैं ना कि आप इतना कमा रहे हो, तो यार इसका एक अलग ही मज़ा है। तो ये बात सही है, इतनी सी उम्र है, 1,500 रुपये कमा रहा है, कन्वेंस अलाउंस, अदर पर्क्स मिल जाते हैं, मतलब बहुत पैसा मिलता है यार, ट्रैवलिंग का, रहने का, बहुत पर्क्स मिलते हैं इसको। पर्क्स मतलब जो अलग से पैसा मिलता है सैलरी के अलावा। तो होता क्या है, इसी तरह भले यशोधर बाबू ने, हाँ अब होता क्या है, यशोधर बाबू कई बार ऐसे कमेंट तो करते हैं, क्यों खरीदा, खरीदने की ज़रूरत नहीं थी चीज़ों के लिए, बोलते हैं जब इनके बच्चे कुछ चीज़ें खरीदते हैं। जैसे गैस का चूल्हा खरीदा तो यशोधर बाबू ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, नहीं मुझे गैस के चूल्हे पे बनी रोटी पसंद नहीं आती यार, चूल्हा अपना अलग ही ठीक है। पर वो बच्चों ने बोल दिया यार, वो तो चपरासी की कैटेगरी में आ गए, हम तो चपरासी हैं जिनके घर पे अब तो चूल्हा है नॉर्मल। आजकल गैस तो सबके घर पे ही है ना। फ्रिज के मामले में यही हुआ, फ्रिज खरीदी तो उन्होंने कहा क्या यार फ्रिज व्रिज खरीद ली, क्या ज़रूरत है फ्रिज की। लेकिन जब बाहर के लोग आके फ्रिज से पानी पीते हैं ना, तो एक वो सुकून मिलता है कि लोगों के घर पे नहीं है और हमारे घर पे है, आय हाय, उसका एक अलग ही मज़ा होता है जब रिसोर्स दूसरों के घर में ना हो, आपके घर पे। आज एक बहुत ही शानदार सी पार्टी है, हाँ इनको समहाउ इम्प्रॉपर लग रही है, पर हाँ भाई अच्छी है, तो इनको खुशी हुई। जो कि भाई यशोधर बापू रहे अनाथ, मतलब मैट्रिक में पिताजी की डेथ हो गई तो लड्डू भी नहीं खा पाए, और अपना जो विवाह है वो भी जब इन्होंने किया था तो कुछ खास धूमधाम थी नहीं, पैसा ही नहीं था, 2-4 हज़ार रुपये का कर्जा लेना पड़ा था शादी में। और आज शादी के 25 साल बाद केक है, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह का नमकीन। कभी बर्थडे में गए हो आज से 5-6 साल पहले, तो ऐसा ही होता था, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, आय हाय सब कुछ मौजूद है यार, क्या आलीशान है। मतलब एक एक खुशी होती है जब आप उस गरीबी से, जहाँ पे आपको कर्जा लेके शादी करना पड़ी, तब से आप इस जगह पे आते हो जहाँ पे फ्रूट्स हैं, चाय है, पार्टी है, रिश्तेदार आ रहे हैं कार में, अच्छे कपड़े हैं, एक सुकून मिलता है। आप कितना भी कहो दुनियादारी से दूर हो, पर यार मज़ा तो आता है। अब गिरीश है एक, वो बोला बैठे बैठे याद किया कि आपकी शादी की तारीख है आज, उस हिसाब से आपको 25 साल पूरे हुए। मैंने ऑफिस फ़ोन लगाया तो ऑफिस का आपका फ़ोन ख़राब था, फिर मैंने भूषण को फ़ोन किया, आपके लड़के को। भूषण ने बोल दिया शाम को आओ पार्टी करते हैं, और मैं अपने बॉस को बुला लूँगा इसी बहाने। तो भूषण के बॉस भी आए थे, गिरीश भी आया था। गिरीश कौन है मैं आगे आपको बता देता हूँ। गिरीश जो है ये यशोधर बापू का एक तरह से चचेरा भाई है, मतलब रिश्तेदार जब पैसा आता है तो रिश्तेदार भी आपको याद करते हैं, तो रिश्तेदार ने याद कर लिया। और मैनेजर है भाई साहब, इन्हीं की जो हेल्प है, ठीक है, इसी की जो हेल्प है उसकी वजह से थोड़ा सा सही यही रहे हमारे यशोधर बाबू। पर यशोधर बापू के बेटे का अपना यह संपन्न साला यशोधर बाबू जो हैं, उनको थोड़ा सा ये सही फील होता नहीं है। जो यशोधर बाबू का कौन है, ये पत्नी का चचेरा भाई। तो यार ये ऑब्वियस है कि जो साले साहब होते हैं ये पतियों को थोड़े कम पसंद आते हैं। अपना भाई कैसा भी हो वो चल जाता है, लेकिन जो साला है वो थोड़ा सा बेकार लगता है। तो जैसा होता है टिपिकल, वैसा इधर भी हुआ। उसको थोड़ा सा अजीब फील होता है कि नहीं इसके साथ तुम मत घूमो, बेईमान न हो। ये भाई साहब बहुत ईमानदार आदमी है, उन्हें लगता है ये भूषण को बिगाड़ देगा, अय्याश बना देगा। पर अगर वो कहें तो पत्नी भाई साहब गुस्सा कर देगी कि भाई साहब जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA लड़के की, और तुम कहते हो बिगाड़ दिया, अमीर बना दिया और बिगाड़ दिया, कमाल है यार। अब जो भूषण है, भूषण ने अपने जो कोलीग्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया अपने पिताजी से, ये मेरे पिताजी हैं। सबने कहा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इन्होंने भी थैंक यू कहा, ठीक है जी। फिर सबको वो नाम वाम बताया अपना, भूषण फादर, होम मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, YD पंथ, सब वो कह के अपने आप को बता रहे हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा जानते नहीं है अंग्रेजी वगैरह, अंग्रेजी जानते हैं, इनको पता है बोलचाल कैसे रखना है। किशनदा कहा करते थे कि देखो आना सब कुछ चाहिए, सीखना सब कुछ अच्छा है, पर अपनी मत छोड़ो, अंग्रेजी सीखो, हिंदी मत छोड़ो। ठीक है जी, टी शर्ट पहन लो, टाई सूट पहन लो, अपना धोती कुर्ता मत भूलना। अब भाई साहब जो बच्चे हैं उन्होंने एक और परंपरा की बात की कि भाई केक काटो। इन्होंने भाई साहब केक नहीं काटा। ठीक है, अब घरवाली जो है पहले शर्माई थोड़ा सा पत्नी, वो कह दी, फिर वो मान गई, हाँ हाँ जी कोई केक काट दूंगी मैं, क्या दिक्कत है। अब जो लिपस्टिक पहन सकती है, वो लिपस्टिक लगा सकती है, वो केक क्यों नहीं काटेगी। यशोधर बाबू भाई साहब केक भी ना काटे। फिर बेटी ले आई, अरे पापा, अरे वो होता है ना रिश्तेदारों के सामने बच्चे ज़्यादा इज्जत करते हैं, अरे पापा अरे पापा। तो वो कहते हैं सम हाउ आई डोंट लाइक दिस, पता नहीं क्यों पर मुझे पसंद है नहीं ये सब। फिर भी उन्होंने केक काट दिया। गिरीश ने उनकी फ़ोटो भी खींच ली, फ़ोटो खिंचवा नहीं रहे थे पर गिरीश ने खींच ली, उनके साले साहब ने। अब क्या होता है, अब पति पत्नी से कहा गया कि एक दूसरे को केक खिलाओ। अब ये भाई साहब को उसमें भी नौटंकी है यार, ये गलत होता है रिश्तेदारों में। ये भाई साहब नौटंकी कर रहे हैं, केक नहीं खाऊंगा उसमें अंडा होता है। लोगों ने याद दिलाया उनको, भाई साहब कुछ सालों पहले ना आप भी वेजिटेरियन ही थे, वो तो अब आप भी नॉन वेजिटेरियन थे, अब आप वेजिटेरियन बने हो। यार एक केक खा लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये भाई साहब नहीं माने, देखो केक काट तो लिया पर मैं नहीं खाऊंगा। अब भूषण ने लड्डू उठाया, भूषण का एक दोस्त था, उसने लड्डू उठाया और खिलाने की कोशिश की। यशोधर बाबू भाई साहब लड्डू भी ना खाएं, क्यों। वो कहते हैं मैंने संध्या वंदन नहीं किया, संध्या पूजा होती है ना जो शाम की, वो नहीं की मैंने। अब बच्चा भूषण जो है वो थोड़ा चढ़ गया, तो पापा एक काम करो आप कर लो, हम कब तक आपका वेट करते रहेंगे, आप पूजा करोगे आप खाओगे फिर हम खाएंगे, अभी तक ढंग से कुछ हुआ भी नहीं है। वो कहता है अरे 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 कोई फॉर्मेलिटी मत करो, आप तो यार खा लो। यशोधर बाबू जो हैं उन्होंने आज पूजा में ज़्यादा देर लगा दी, वैसे कम लगाते, आज थोड़ी ज़्यादा देर लगा दी। पत्नी बच्चे सब आसपास बेचैन। ठीक है, सब आसपास बेचैन हैं। वो क्यों बेचैन है, अरे पापा मेहमान जा रहे हैं, मेहमान जा रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ये भाई साहब लगे हैं पूजा करने में। पूजा में ऐसा क्या खास है, सुन लो। देखो 15 मिनट की पूजा होती है, भाई साहब ने 25 मिनट लगा दिए। और कर क्या रहे हैं ये देखना, पद्मासन लगाया और वो ध्यान लगा के नीले प्रकाश की बिंदु को देखना चाहते हैं। मेडिटेशन में होता है कि आप इमेजिन करते हो दैट आपको एक लाइट दिख रही है, और जब वो लाइट दिख जाती है तो आपको सक्सेसफुल हो जाती है आपका मेडिटेशन, ऐसा मानते हैं। अब इनको मेडिटेशन में याद आ रहे हैं किशनदा। अगर आपने थॉर एक देखी हो, थॉर रैग्नारॉक एक मूवी है हॉलीवुड की, या और मूवीज़ में आपने देखा होगा कि किसी को अपना याद आता है और वो अपने से पूछ लेता है कि अगर इस सिचुएशन में मैं क्या करता, इमेजिन कर लेते हैं ना। तो इन्होंने इमेजिन किया किशनदा होते तो क्या करते, किशनदा मुझसे कुछ कह रहे हैं। तो ये उस ध्यान में अपने किशनदा से पूछते हैं कि यार आप आखिर मरे क्यों थे, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा बताते हैं भाऊ सब जन इसी जो हुआ से मरते हैं, सब इसी से तो मरते हैं। ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, जो हुआ होगा से ही मरते हैं। किसको पता कोई क्यों मरा, शुरू में आखिर में सब तो अकेले हैं, बीच में ही तो दुनिया है ना। अपना कोई नहीं रे बाबा, अपना नियम अपना हुआ, अपना नियम ही तो अपना होता है, क्या फ़र्क पड़ना है। यशोधर बाबू इमेजिन कर रहे हैं उन्हीं किशनदा को पजामा कुर्ता, उन्हीं ड्रेसिंग गाउन, यानी एक गाउन पहने हुए हैं। गाउन मतलब वो लड़कियों वाला नहीं, गाउन मतलब एक लंबा सा कोट होता है जिसमें मोटे मोटे बटन होते हैं जो आप कुर्ते के ऊपर पहनते हो सर्दियों में। ठीक है, वो मैक्सी मत समझ लेना इसको। तो सिर पे एक हैट थी, पाँव में देसी चप्पल, वही डंडा, और अकेलेपन के विषय में बात दोनों कर रहे हैं। उधर रिश्तेदार चिल्ला रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पत्नी बच्चे वेट कर रहे हैं। ये भाई साहब ध्यान में किशनदा को याद कर रहे हैं और ये बात करने लगे इस तरीके से। फिर क्या होता है, अब हर रविवार ये होता ही था कि भाई 4 बजे करीब यशोधर बाबू के घर आते थे किशनदा, और दोनों गरम गरम चाय पीते थे और बातचीत करते थे। यशोधर बाबू का मानना था, हमारे किशनदा का मानना था कि चाय तो इतनी गर्म होना चाहिए कि फूंक मार मार के पीना पड़े। और ये अपना प्रवचन सुनाते थे हर संडे को, और बीच में जो हमारे यशोधर बाबू हैं वो क्वेश्चंस पूछते थे। यशोधर बाबू जो हैं उनको ऐसा लगता है किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर लेंगे, मुझे गाइड करेंगे, और बीवी बच्चे जो भी कह रहे हैं मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, भले दूसरों के सामने लेकिन घर वाले प्यार कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। अब ये नहीं समझ रहे गाइडेंस के चक्कर में वो प्यार नाराज़गी में बदल जाएगा। किशनदा वो अकेलेपन की बात कर रहे हैं, ये उस पॉइंट पे आ ही नहीं रहे किशनदा इनके ध्यान में, कैसे बीवी बच्चे, कहाँ के बीवी बच्चे। ठीक है, भूषण आज इतना उछल रहा है।
जितना ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि यार कहाँ के बीवी बच्चे। अब वो कह रहे हैं भूषण जो इतना उछल रहा है वो भी किसी दिन अकेला फील करेगा जैसे आज तू कर रहा है। मतलब परिवार होते हुए तू अकेला फील कर रहा है तो एक दिन ये भी ऐसा करेगा भूषण। अब यशोधर बाबू होता क्या है आगे बढ़ते ही बातचीत में कि पत्नी ने इनके ध्यान को भंग कर दिया और क्या बोला, आसन पे बैठे हो मेहमान गए, फुसफुसा के बोली मेहमान गए। ठीक है, इन्होंने धीरे से पूछा फुसफुसा के मेहमान गए क्या पत्नी से। पत्नी चढ़ रही है, अरे पूजा में ही क्या बैठे रहोगे। इन्होंने पूछ लिया मेहमान गए क्या। फिर इन्होंने कहा कौन कौन है बताओ। जब पत्नी ने बताया कि ज़्यादा कुछ बचा है नहीं तो भाई साहब लाल गमछा पहन के आ गए, ये जो गमछा ये संध्या में पहन के बैठे थे पूजा में। अब इनको ये भी आदत किशनदा की थी गमछा पहनने वाली और बच्चे खिलाफ थे यार, क्या गमछा वमछा पहन ले तो गाँव वाला यार। अब ये बाहर आके मस्त बोलते हैं, ठीक है, मुस्कुरा के एवरीबॉडी गॉन। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है, अब तो गमछा पहन सकते हैं भाई साहब। सब चले गए। अब जो बेटी है वो गुस्से में आ गई, लोग चले गए इसका मतलब ये थोड़ा ना आप गमछा पहन के बैठे रहोगे बब्बा, यू आर द लिमिट, आप बस लिमिट क्रॉस कर रहे हो पापा। जो बेटी है हमें जिसमें सज आएगी वही तो पहनेंगे ना। तुम्हें जीन्स अच्छी लगती है तुम जीन्स पहनो, हमें गमछा अच्छा लगता है हम गमछा पहनेंगे। अब यशोधर बाबू की अचानक से नज़र पड़ी है पैकेट्स पे जो गिफ्ट आए थे। भाई साहब गिफ्ट भी तो आएंगे ना यार, इतना खर्चा किया है तो। भूषण सबसे बड़ा बेटा बोलता है अरे पापा गिफ्ट खोलिए ना। देखो यार लड़के भले पापा पे डांटे, प्यार लड़के करते हैं, तो वही वाला हाल है भाई साहब का, प्यार तो करता है यार अपने पापा से। अब वो कहते हैं यार इस उम्र में क्या गिफ्ट विफ्ट खोलना है यार, तुम ही खोलो तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण ने एक पैकेट उठाया बड़ा सा और कहा ये तो ले लो यार, ये मैं लाया हूँ पापा। उसमें था एक ड्रेसिंग गाउन, मैंने आपको बताया क्या होता है ड्रेसिंग गाउन। वो कहता है पापा आप दूध लेने जाते हो फटा वाला वो फटा पुलोवर पहन लेते हो, एक ऊनी गाउन को ही पुलोवर बोल दिया गया है। तो होता क्या है कि ये भाई साहब बोलता है कि आप फटा हुआ पहनते हो अच्छा नहीं लगता तो आप ये पहन लिया करो। और जो बेटी है वो पिता के लिए कुर्ता पजामा उठा ले आई, वो पहनती है आप इसको पहनो फिर गाउन पहनो। थोड़ा सा नानुच करा, उन्होंने मना किया नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया। ठीक है, गाउन का सैश करते हुए उन्होंने कहा अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, ये है ड्रेसिंग गाउन। पहन वहन लिया उन्होंने। अब उनकी आंखों में थोड़ी चमक है यार, लड़के मतलब प्यार तो करते हैं, बच्चे प्यार तो करते हैं, पर अब हुआ यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभी कि उनका बेटा ये क्यों नहीं कह रहा कि सवेरे दूध लेने आप जाते हो, ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ, ये क्यों नहीं कहा। फिर उन्हें उनके अंगों में ऐसे लगता है वापस किशनदा आ गए, उनको किशनदा की याद आ गई और उन्होंने कहा और किशनदा कौन से, जिसकी मौत जो हुआ होगा से होगी। यानी परिवार का प्यार मिलने के बाद भी वो फीलिंग मन में आ गई। क्या फीलिंग? जो आया है उसको अकेला जाना है और मौत तो यार जो हुआ होगा से ही होनी है। किसी को भीतर तो पता नहीं है ना कि हम कैसे मरे, क्या दर्द हमारे अंदर है। महफिल महफिल मुस्कुराना तो पड़ता है पर दर्द किसी को पता नहीं चलता। तो आई होप आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इस चैप्टर को आपने पूरा समझा। धन्यवाद।